चैप्टर 80 कल्टिवेशन पावर। राजीव सोचते हैं कि अरे बाप रे, इन्होंने टॉप हाई ग्रेड की हथियार को ऐसे जमीन पर थूक दिया जैसे कोई व्यक्ति सुबह सुबह मुंह साफ करने के लिए अपनी मुंह में पानी लेकर कुल्ला कर देता है। आखिर ये सीनियर है क्या चीज़ जो उनके लिए इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अक्षत दोनों को हाथ से आगे चलने का इशारा करते हुए कहता है, वामिका और अंकल आप अंदर चलिए, कुछ चाय वगैरह पी लीजिए। वामिका हाँ करती है। यहाँ घर आए गेस्ट का ऐसे ही वेलकम किया जाता है, चाय या फिर सुगंधित हर्ब्स का काढ़ा देकर। राजीव कहते हैं, सीनियर यह अच्छा रहेगा कि आप मुझे ओल्ड राजीव बुलाए, यह आपको आसान रहेगा। अक्षत सोचता है क्या ओल्ड राजीव बुलाऊं और यह आसान रहेगा, कहीं इनके दिमाग का तार हिल तो नहीं गया है। अरे इससे अच्छा तो अंकल कहना ही ठीक था। और यह इतने भी ओल्ड नहीं हुए हैं जो उन्हें मैं ओल्ड कहूं, और मुझे ये सीनियर क्यों बुला रहे हैं, क्या मैं इनसे बूढ़ा दिखता हूं? इन्होंने तो मेरा अपनी बेटी के सामने इंप्रेशन ही खराब कर दिया। खैर छोड़ो, उन्होंने जो कहा अब से मैं वही बुलाऊंगा। इतने में टॉमी आकर वह टूथपिक उठाकर वहां बगल में रखे टोकरी में रख देता है। ये टोकरी अक्षत कूड़ेदान के रूप में प्रयोग करता है। इतना करने के बाद टॉमी जीभ निकालकर अक्षत को ऐसे देख रहा था कि मानो उसने बहुत ही अच्छा काम किया हो। ये होते राजीव बस एकटक देखे जा रहा था। अक्षत हंसते टॉमी को शाबाशी देते हुए कहता है, यह मेरा डॉगी टॉमी है, इसे साफ सफाई काफी पसंद है। राजीव का ध्यान अब तक टॉमी पर नहीं गया था, वो तो बस उस टॉपिक को ही देखे जा रहे थे। और जैसे ही वो टॉमी को देखते हैं तो उनके दिमाग के तार ही हिल जाते हैं, क्योंकि टॉमी मार्शल लेवल 9 के ऊपर का बीस्ट था, जो कि वो अच्छे से देख ही नहीं सकते थे कि वो कितने लेवल पर था। लेकिन जो भी हो, टॉमी के लेवल के ही प्रेशर से राजीव की जान जा सकती थी, इसलिए उसे देखकर तो राजीव घबरा जाते हैं। लेकिन वो जल्द ही अपने आप को संभाल लेते हैं। आखिर वो सेक्ट लीडर जो ठहरे, ऐसे सिचुएशन में अपने आप को संभाल कर रखने का उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस था। वो सोचते हैं कि ये कैसा नाम है टॉमी, लगता है यह उनकी दुनिया में ऐसा ही नाम चलता होगा। अक्षत दोनों को अंदर ले आता है। बाहर एंट्रेंस से देखने पर घर काफी छोटा लग रहा था, लेकिन अंदर से काफी बड़ा है। राजीव वहां का सब नज़ारा देखने लगते हैं। उनकी नज़र एक पेड़ पर लगे फूलों पर जाती है और वो बड़बड़ाते हैं, ये वास्तव में पर्पल सूर्यफूल है, वो भी हाई क्वालिटी की। और यह छोटा तालाब तो पूरे एनर्जी से भरी पड़ी है, ऐसा लगता है कि यह कोई तालाब नहीं बल्कि एनर्जी का पूल है। ये पूरा बगीचा तो ऐसे सजाया गया है जैसे कि कोई स्वर्ग हो। अक्षत तो राजीव का चेहरा देखता है और मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है ये गार्डन में बड़ी मेहनत से तैयार किया है, इसमें मैंने अपनी सारी पृथ्वी वाली डिज़ाइन और भी कई चीज़ों का ध्यान रखा है, तो इस ओल्ड राजीव का तो ऐसे होना ही था। अक्षत कहता है, ओल्ड राजीव क्या आप जानते हैं गार्डन डिज़ाइन और आर्किटेक्चर को, आपका क्या सोचा है मेरे इस गार्डनिंग के बारे में? राजीव अब सोचने लगता है कि सीनियर यहाँ एक मामूली इंसान की तरह रह रहे हैं, इसलिए मुझे भी एक मामूली इंसान की तरह ही जवाब देना चाहिए, नहीं तो शायद वो मुझे पसंद न करें। मैं इन्हें यह नहीं कहूँगा कि यह सभी चीज़ जो उन्होंने गार्डन की है वो सब एक फॉर्मेशन के कोर की तरह काम कर रहे हैं, जो यहाँ एक अदृश्य कवच बना रहे हैं। और ये तालाब जिस जगह पर है वो उस कवच को चलने के लिए पर्याप्त रूप से एनर्जी दे रही है, और यह पर्पल सूर्यफूल के पेड़ हवा में फैली हुई एनर्जी को यहाँ एकत्रित कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ एनर्जी की भरमार है। राजीव कहते हैं, ये घर काफ़ी अच्छे से बना है, ये आंगन काफ़ी सुंदर है, और यह पेड़ सही जगह पर लगाया गया है। फॉर्मेशन एक प्रकार का अदृश्य एनर्जी की दीवार होता है। फॉर्मेशन किसी को मारने के लिए भी बनाई जा सकती है और अपने बचाव के लिए भी। फॉर्मेशन के कई रूप होते हैं, ये दीवार की तरह भी काम करता है और धुंध की तरह भी। इसे बनाने के लिए फॉर्मेशन फ्लैग या सपोर्ट की जरूरत होती है और चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत। ये ठीक बिल्कुल टैंक की तरह होते हैं, जहां उसके सभी खंभे फ्लैग या सपोर्ट होते हैं और आधार उसका कोर होता है, जिससे कि फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अपने पिता को यह नासमझी वाली बातें करते सुनकर वामिका अपना चेहरा ढक लेती है। अक्षत तो पहले उन्हें हैरान होकर देख रहा था और फिर वो हंसने लगता है। वो अब कहता है, आप दोनों अंदर चलिए, चलिए हम चाय पीते हैं। वामिका अपने पिताजी का हाथ पकड़ लेती है। अक्षत सोचता है, ओल्ड राजीव एक साधारण किसान है, लगता है मैंने उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। भला उन्हें डिजाइन्स और आर्किटेक्चर के बारे में क्या ही पता होगा। अक्षत उन दोनों को भीतर लाता है और दोनों को चाय बना कर देता है। उसमें उसने कई प्रकार की हर्ब्स और फूलों का प्रयोग किया था, जिसके वजह से उसकी खुशबू पूरी आंगन में घूम रही थी। और राजीव के मुंह से निकलता है, वाह क्या खुशबू है इसकी। और वो चाय पीने लगते हैं। जैसे ही राजीव ने वो चाय पी उनके मुंह से निकला, लाजवाब क्या चाय है, आज से पहले मैंने ऐसी चाय नहीं पी थी। और तभी उन्हें अपने शरीर में कुछ महसूस होता है और वो सोचते हैं, इस चाय में इतनी शुद्ध एनर्जी एकदम साफ रूप में थी, ये तो काफ़ी भयानक है। और इसमें इतनी शक्ति है कि यह मेरे पूरे शरीर में फ्लो कर रही है, पूरे नाड़ियों में बह रही है, मैं इसे अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ। क्या यह मेरे आंतरिक रूप से लगे चोटों को ठीक कर रही है और पुराने घाव को भी? ये चाय नहीं अमृत है अमृत, ये तो चमत्कार हो गया। इसने तो मेरी कल बैटल में लगी चोटें ही ठीक नहीं हो गई, बल्कि कई पुराने चोटें भी ठीक हुई।
जिसके इलाज के लिए मैंने कितने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया था। राजीव कहता है, सीनियर अक्षत, आपकी चाय बहुत ही लाजवाब है, ये टेस्टी नहीं सुपर टेस्टी है। तभी अक्षत उनके कप में और चाय डाल देता है। राजीव उसे इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उन्हें नहीं लगा था कि उन्हें चाय दोबारा से मिल जाएगी। राजीव वामिका की तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या वामिका ने पहले ही चाय पी ली। देखने से लग रहा है पीने के बाद से ही उसकी आत्मा और भी स्थिर हो गई है। इस समय वामिका का चेहरा लाल पड़ गया था। वो अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो अपने आत्मिक क्षेत्र में पहुंच गई थी। आत्मिक क्षेत्र वो जगह होती है जहां शरीर की आत्मा रहती है। कल्टीवेटर दो प्रकार से कल्टीवेशन करते हैं, एक शरीर की और दूसरी आत्मा की, और कई कल्टीवेटर दोनों की करते हैं। शरीर की कल्टीवेशन को कई लेवल में है, जैसे मार्शल लेवल, और आत्मा का लेवल कल्टीवेशन थोड़ा अलग है। उसमें जिसका जितना ऊंचा कल्टीवेशन होगा उसका उतना ही बड़ा आत्मिक क्षेत्र होगा। इस आत्मिक क्षेत्र की खासियत ये होती है कि इसमें आने वाले सभी अटैक अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और यही क्षेत्र वामिका का अब तक जो 1 इंच था वह बढ़कर अब 12 इंच हो गया था, जो कि किसी मार्शल लेवल 7 के कल्टीवेटर के लिए थोड़ा मुश्किल था, या कहें कि बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ऐसे कर पाने वाले लोग बहुत कम होते थे। ऐसा सिर्फ वही कर पाते थे जो आत्मा कल्टीवेशन करते थे। लेकिन वामिका तो बॉडी कल्टीवेशन करती थी, इसलिए ही वामिका का चेहरा लाल हो गया था और वो अजीब सी हरकतें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आत्मिक क्षेत्र को स्टेबल कर ही नहीं पा रही थी। उसके मुंह से निकलता है, आपकी कल्टीवेशन लेवल क्या है? अक्षत उसकी बात सुनकर थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, अच्छा वामिक, क्या तुम्हारे पास कल्टीवेशन जांचने की शक्ति स्टोन है? उसकी यह बात सुनकर वामिका अपने आत्मिक क्षेत्र से बाहर आ जाती है। उसके पसीने छूट रहे थे। वो सोचती है मैं न जाने अभी और क्या करने वाली थी, जिसे शायद फिर से वो मुझे माफ नहीं करते। वो तो अच्छा हुआ कि सीनियर ने आवाज लगाकर मुझे आत्मिक क्षेत्र से बाहर बुला लिया। उन्होंने मुझे जरूर देख लिया होगा कि मैं आत्मिक क्षेत्र में कमजोर पड़ रही हूँ, इसलिए ही उन्होंने मेरी मदद की। वो अपना हाथ आगे करती हैं और कहती है, हाँ मैंने उसे रखा है। इतना कहकर वो हाथ आगे करके अपने रिंग से एक बड़े से स्टोन को निकाल लेती है। अक्षत ये देखकर सोचने लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि कल्टीवेटरों के पास एक ऐसी स्टोरेज रिंग होती है जिसमें वो एक पहाड़ को भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये बात सही थी। स्टोरेज रिंग एक प्रकार का खजाना होता है जिसके अंदर काफी सारी जगह होती है। बहुत कल्टीवेटर अपनी सभी जरूरत की चीज स्टोर करके रखते हैं। वो इस प्रकार की होती है कि दिखती तो रिंग ही है पर उसके अंदर काफी जगह होती है। शक्ति स्टोन सामने ही था। यह एक प्रकार का स्टोन होता है जो कि कल्टीवेटर की कल्टीवेशन जागृत होने से लेकर उसकी लेवल तक को बताता है। इस पर हाथ रखते ही कुछ नंबर आ जाते हैं। इस पत्थर को रिफाइन करके ऐसा बना दिया जाता है। वामिका कहती है, अक्षत सर, आप इस लाल वाले जगह पर अपना हाथ रख दीजिए। अक्षत वैसा ही करता है। वो उस पर हाथ रख देता है एक लंबी सांस लेकर। वो अब सोचता है अगर मेरी कल्टीवेशन पावर जागृत हो गई होगी तब मैं सेक्ट से जुड़ूंगा और वहाँ के टीचर्स से सब कुछ सीखूंगा और फिर मेहनत करके पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। फिर वही किसी लड़की से शादी कर लूंगा। इसके बाद तो अपनी लाइफ सेट है। ये सब सोचते हुए वो मन ही मन खूब खुश हो रहा था। उसे हाथ रखे कुछ टाइम बीत जाते हैं लेकिन उस शक्ति स्टोन पर कुछ भी नहीं आया। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है लेकिन अभी भी उस शक्ति स्टोन में कुछ भी नहीं आता है। राजीव और वामिका तो बस उसे ऐसे ही देखे जा रहे थे कि कब उन्हें सीनियर अपनी असली कल्टीवेशन पावर दिखाकर शॉक करेंगे। अक्षत कहता है, ये शक्ति स्टोन में काफ़ी समय से इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या ये है कि मेरा कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं हुआ है, यानी कि जीरो कल्टीवेशन। वामिका तो अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेती है। वो शौक का इंतजार कर रही थी पर इस शौक का नहीं। वो अब सोचती है कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। क्या एक महान एक्सपर्ट का कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं है? जीरो कल्टीवेशन कैसे हो सकता है? अक्षत एक सांस छोड़ता है और फिर बाहर जाने लगता है। वो सोचता है इससे कोई दो राय नहीं है कि मास्टर भूमि मुझे क्यों छोड़कर चली गई, मैं कचरा जो ठहरा। इतना सोचकर वो बाहर जाने लगा। चैप्टर 9 कचरा फेंकने में इंटरेस्टेड। अक्षत अब बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही वामिका धीरे से राजीव से कहती है, पिताजी सीनियर के पास कोई कल्टीवेशन तो है ही नहीं, उनका कल्टीवेशन तो जीरो है, ये कैसे हो सकता है? भला सीनियर का कल्टीवेशन जीरो कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही पावरफुल हैं। राजीव भी धीरे से कहते हैं, हाँ ये कैसे हो सकता है, तुम ही सोचो। वो जरूर ये दिखाना चाहते हैं कि उनके अंदर जीरो कल्टीवेशन है। वो एक मामूली इंसान है। ये टेस्ट उन्होंने इसलिए ही हमारे सामने किया ताकि हम भी यह मान ले। उन्होंने जरूर किसी टेक्निक से अपनी पूरी कल्टीवेशन पावर को सील करके रखा है। सच में वो बहुत महान है। वामिका कहती है, पर पिताजी ऐसा करने का क्या फ़ायदा कि वो जीरो कल्टीवेशन वाले व्यक्ति हैं। राजीव अब खड़े होकर सामने की दीवार को देखते हुए किसी ज्ञानी व्यक्ति की तरह कहते हैं, तुम नहीं जानती कि एक्सपर्ट लोग अपनी जिंदगी के अनुभव और अपने दिमाग को और साफ करने के लिए पूरे कॉन्टिनेंट का भ्रमण करते रहते हैं। और कई लोग एक ही जगह पर किसी मामूली से इंसान की तरह रहते हैं ताकि वो खुशी, गुस्से और गहरे दुख को समझ सके, क्योंकि वही सब भावनाएं समझने में कठिन होती है। इससे वो इस दुनिया को और अच्छे से समझ सकेंगे।
वामिका कहती है, पिताजी आपका गहरे दुख से क्या मतलब है, मैं कुछ समझी नहीं। राजीव कहते हैं, किसी मार्शल कल्टीवेटर के लिए क्या जरूरी होता है, उसका कल्टीवेशन पावर, उसका लेवल। तुम सोचो कि अगर कोई कल्टीवेटर अपना कल्टीवेशन जीरो करके मामूली इंसान बनकर रह रहा है तो ये कितना कठिन और परेशानी वाला होगा, उनकी जिंदगी कैसी होगी। कोई भी कल्टीवेटर उनका मजाक उड़ाता होगा तो कैसा लगता होगा। सच में सीनियर तो सीनियर है, वो अपने अनुभव के लिए कितनी बेकार की मामूली इंसानों वाली जिंदगी जी रहे हैं। इतना कहकर राजीव वामिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटी अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम। वामिका कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है पिताजी। राजीव कहते हैं, यही कि तुम सीनियर की यह जिंदगी जीने में मदद करो, उन्हें अच्छा फील कराओ, उनकी इस मामूली जिंदगी के अनुभव में तुम उनका साथ दो। वामिका धीरे से कहती है, उनका साथ दूं। इतना कहकर वो अपना सिर नीचे कर लेती है, उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। राजीव कहते हैं, जाओ, अच्छा अब तुम उनके पास जाओ और वह गोल्डन लेखनी उन्हें गिफ्ट कर दो। वामिका हाँ में सिर हिलाकर बाहर जा रही थी कि उसकी नज़र सामने के शक्ति स्टोन पर पड़ती है। वो उसे झट से अपने स्टोरेज रिंग में रख लेती है, लेकिन उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता कि उस शक्ति स्टोन पर कई जगह से क्रैक आ गया है। इधर जब ये दोनों अंदर बातें कर रहे थे तो अक्षत बाहर चल रहा था। वो सोचता है, मैंने तो सोचा था कि मैं मास्टर की मदद से कल्टीवेशन करना सीख जाऊंगा, जब वो मेरी कल्टीवेशन पावर को जागृत करने में मदद करेंगी। लेकिन वो ऐसा करने से पहले ही चली गई। मास्टर आप कहाँ चली गई हैं, मुझे छोड़कर, अपने इस प्यारे और हैंडसम स्टूडेंट को छोड़कर। तभी वो आसमान की ओर देखते हुए गुस्से से चिल्लाता है, भगवान तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तू कुछ भी कर ले लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला, मैं कोशिश करता रहूंगा। इतना कहकर वो ईश्वर को गाली देने लगता है, लेकिन अगले ही पल को घुटने पर आकर माफी मांगने लगता है। भगवान मुझे माफ करना, मैं गुस्से में था तो बोल गया, आप उसे दिल से मत लगाइएगा, मैं तो पागल हूँ, ऐसे ही फालतू की बकवास करता रहता हूँ। प्लीज आप मेरी कल्टीवेशन पावर को जागृत कर दीजिए, इसके बाद मैं आपकी रोज पूजा करूंगा। प्लीज भगवान, प्लीज यही कर दीजिए, जैसे मुझे इस दुनिया में भेज दिया है, तो बस इतना छोटा सा काम और कर दीजिए। इतना कहकर वो अपना सर बार बार जमीन पर झुकाता है। इधर वो ये सब कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके चिल्लाने की वजह से पूरे जंगल में डर का माहौल बन गया है। सभी खूंखार से खूंखार बीस्ट और मामूली जानवर सब छुप गए हैं। पूरे जंगल में एकदम से शांति छा गई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी शेर ने दहाड़ दिया हो, जिससे पूरा जंगल ही हिल गया है। अक्षत के इस आवाज में इतनी पावर थी कि ब्लैक पैंथर बीस्ट जो यहाँ के कुछ एरिया को रूल करता है, वो डर से अपने गुफा में छिप गया था और थर थर कांप रहा था। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पावरफुल बीस्ट कोई था तो वो था अक्षत का डॉगी टॉमी, और सूर्यमंडल पेड़ पर बैठा वो ग्लोडेन फ्लेम कौवा है, जो एक ही बार में पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकता है। वामिका अक्षत को अजीब हरकतें करती देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी जो सीनियर कुछ चिल्ला रहे थे, वो अचानक से यह क्या कर रहे हैं। क्या ये कोई उनका सीक्रेट टेक्निक है जिसकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वामिका ने धीरे से कहा। वामिका उसके पास जाकर बड़ी ही मीठी आवाज में कहती है, अक्षत सर क्या आप ठीक हैं। उसकी आवाज़ सुनकर अक्षत तुरंत ही खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े झाड़ने लगता है। वामिका कहती है, अक्षत सर, हो सकता है कि जो मैं शक्ति स्टोन लाई थी उसमें कोई गड़बड़ी हो, तो आप निराश मत होइए, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह भी रह सकते हैं। अक्षत भूमिका की तरफ देखता है, जो हल्की सी स्माइल कर रही थी। ये देखकर तो अक्षत की धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल बाहर आकर अभी डांस करने लगेगा। वो सोचता है, अरे यार, ये कितनी क्यूट लग रही है, ये कितनी प्यारी है, जो मुझे फेल होने पर सांत्वना दे रही है। वामिका अपनी स्टोरेज रिंग से वो गोल्डन लेखनी निकालकर अक्षत को देते हुए कहती है, यह आपके लिए है, पिताजी ने कहा था यह हमारे परिवार की बहुमूल्य खजाने में से एक गोल्डन लेखनी है, यह मेरी जान बचाने के लिए है। प्लीज आप इसे ले लीजिए, कृपया करके इसे लेने से मना मत कीजिएगा, आप इससे कैलीग्राफी कर सकते हैं। कैलीग्राफी का मतलब होता है शब्द लेखन कला, जिससे सुंदर मतलब वाले शब्दों को बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा जाता है। अक्षत वो गोल्डन लेखनी को हाथ में लेकर देखने लगता है और सोचता है, इतनी प्यारी लड़की ने मुझे दिया है, मना तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। ये काफ़ी हल्की है और हाथ में पकड़ने में आसान है, ये बहुत ज़्यादा तो महंगा नहीं होगा, तो मैं इसे रख सकता हूँ। थोड़ी दूरी पर राजीव ये देख रहे थे। वो अक्षत का चेहरा देखकर सोचते हैं, उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, जरूर यह गोल्डन लेखनी सीनियर के लिए मामूली चीज़ होगी। वामिका अक्षत से कहती है, अच्छा अक्षत सर, अब हम चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और हम अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। अक्षत कहता है, ठीक है। तभी राजीव बोल पड़ते हैं, सीनियर क्या मैं आपकी कूड़ेदान का कचरा बाहर फेंक दूं। अक्षत यह सुनकर तो अजीब सा चेहरा बना लेता है, भला कोई उसका कचरा क्यों फेंकने लगा। वो कुछ कहता कि उससे पहले ही राजीव उसका कचरा हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं, ठीक है फिर, अब हम चलते हैं। अक्षत तो उनके ऐसा करने से थोड़ा हैरान था। वो सोचता है, लोग कब से दूसरों का कचरा फेंकने में इंटरेस्टेड होने लगे।
अक्षत अब होश में आता है और कहता है, चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को बाहर तक छोड़ देता हूँ। राजीव कहते हैं, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्षत कहता है, अच्छा ठीक है, आप दोनों यहाँ चाहे जब आ सकते हैं, आपका यहाँ हमेशा से वेलकम है। राजीव और वामिका अब वहाँ से हंसते और मुस्कुराते चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अक्षत सोचता है वो कितनी प्यारी लग रही थी आज, उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। अरे रे रे अक्षत, तू ये सब क्या सोचे जा रहा है? ये सब अपने दिमाग से निकाल और चलकर सो जा, वैसे भी कोई काम तो है ही नहीं तुझे करने के लिए। दूसरी तरफ स्पीति वैली तलवार सेट के बगल सियांग बीस्ट सेट के हाल में कुछ चर्चा चल रही थी। सामने की एक ऊंचे त्रोन पर काफी बड़ा और हट्टा कट्टा सियांग बीस्ट बैठा था। इसका नाम खटक सियांग है। वैसे ये सियांग बीस्ट की प्रजाति का है। सभी बीस्ट इंसानी भाषा नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ समझ सकते हैं, वो सिर्फ बीस्ट भाषा ही बोल सकते हैं। लेकिन ये सियांग बीस्ट इंसानों की भाषा बोल और समझ दोनों सकते हैं, तभी तो ये यहाँ के राजा बने हुए हैं। वो ईगल बीस्ट भी, जो वामिका को बोल रहा था, वो सब भी बीस्ट भाषा में था। सियांग बीस्ट ऐसा कर पाने में सक्षम थे क्योंकि उनके पास उनकी पुरानी ब्लड लाइन थी। मतलब ये था कि वो बहुत ही पुराने बीस्ट की श्रेणी में आते हैं, जो हजारों साल पहले बहुत ताकतवर हुआ करते थे। ऐसे ही और भी कई बीस्ट प्रजातियां हैं जिनके पास उनकी ब्लड लाइन होती है। वो सियांग बीस्ट का राजा खटक कहता है, तुम कह रहे हो कि वो लड़की जिसकी आधे दिन पहले कल्टीवेशन मार्शल लेवल 4 थी, वो आधे दिन बाद मार्शल लेवल 7 पर पहुंच गई है? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। उसके सामने खड़ा वही सियांग बीस्ट जो स्पीति वैली तलवार सेट बैटल में बीस्ट ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था। इसका नाम लटक सियांग बीस्ट है, जो कि यहाँ का राजकुमार यानी खटक सियांग बीस्ट का बेटा है। वो कहता है, हाँ पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर उसे कुछ ऐसा अवसर या कोई चीज़ मिल गई थी जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाई। क्या सच में? उस ट्रोन पर बैठे सियांग बीस्ट ने एक सीरियस आवाज में कहा। सियांग बीस्ट इंसानों की तरह ही शारीरिक बनावट में होते हैं, बस उनका कद इंसानों से ऊंचा होता है और उनके दांत भी बाहर की ओर होते हैं, जो कि उन्हें थोड़ा डरावना बनाता है, और इनका लेवल बढ़ने पर इनके सींग भी आ जाते हैं।